हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि किस टाइप से जो एक वाटर टैंक होता है उसको हम लोग डिज़ाइन करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो वाटर टैंक है इसको मैं आपको एक क्वेश्चन की मदद से एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि आपको जब कभी ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में दिया जाता है या फिर आपको कभी एज एन इंजीनियर टैंक डिज़ाइन करना है तो आपको कौन कौन से स्टेप्स वहाँ पर फॉलो करनी होती है, वो सारी बात मैं आपको करने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे पहले आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक सिलेंड्रिकल टैंक को डिजाइन करना। देन इसके बाद आने वाली वीडियोस के अंदर हम लोग रेक्टेंगुलर प्रेस्ड स्टील टैंक को भी डिजाइन करेंगे। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पर आपको सारी वीडियोस मिलती रहेगी। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि एक एलिवेटेड सिलेंड्रिकल टैंक हमको डिजाइन करना है जिसकी कैपेसिटी मेरे को दे दी इन्होंने कितनी, 250 किलो लीटर। ठीक है। साथ में बोला गया है कि जो टैंक है उसका एक कॉनिकल रूफ है और सस्पेंडेड बॉटम है वहां पर। ठीक है। मतलब कि अभी मैं आपको बताता हूँ कि जो आपका टैंक है वो कुछ इस टाइप का होगा। ये कॉनिकल हमारा टॉप हो गया, ये सिलेंड्रिकल शेल हो गया और जो बॉटम है इसका हेमिस्फेरिकल है। ठीक है। तो इस टाइप के टैंक हमको डिजाइन करना है। ठीक है। साथ में बोला गया दोस्तों आपको कि डिजाइन द टैंक फॉर द थिकनेस ऑफ प्लेट। जो ये जो जिस मटेरियल से ये हमारा टैंक बना है इसमें जो प्लेट्स यूज की गई है उन प्लेट्स की थिकनेस आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है। साथ में बोला गया है कि जो ये वाला शेल जो हो गया डेट इज सिलेंड्रिकल शेल और ये आपका है क्या, बॉटम शेल। इन दोनों में जिस भी प्लेट की थिकनेस लगी उसको आप कैलकुलेट कीजिए। साथ में बोला गया है कि कनेक्शन भी आपको डिजाइन करना है, मतलब कि यहाँ पर ये जो सिलेंड्रिकल है और जो हेमिस्फेरिकल दोनों जो हमारे जिस कनेक्शन के थ्रू ज्वाइंट है आपस में एक दूसरे से, ये जिस कनेक्शन के थ्रू ज्वाइंटेड है उन ज्वाइंट को भी आपको डिजाइन करना है या उन कनेक्शन को भी डिजाइन करना है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि क्वेश्चन क्या बोला है। क्वेश्चन बोला है कि आपको एक सिलेंड्रिकल टैंक डिजाइन करना है जिसका एक कॉनिकल रूफ है और हेमिस्फेरिकल बॉटम है। ठीक है। उसकी कैपेसिटी वगैरह दी दी है। दोस्तों, क्वेश्चन को मैं आगे बढ़ूं इससे पहले एक बार मैं आपको सारी स्टेप्स बता देता हूं कि वह कौन सारी स्टेप्स है जो कि हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। तो दोस्तों, पहले स्टेप्स मैं आपको बता देता हूं, देन फिर हम लोग कैलकुलेशन की तरफ मूव करेंगे। तो सबसे पहली स्टेप है दोस्तों, आपको क्या करना है कि आपको साइज डिटरमाइन करनी है टैंक की कि किस साइज का टैंक आपको डिजाइन करना है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको कैपेसिटी दी रहती है। ठीक है। इस कैपेसिटी की मदद से आपको साइज डिटरमाइन कर लेना है, मतलब कि लेंथ डिटरमाइन कर लेना है, उसका डायमीटर डिटरमाइन करना है या फिर हाइट डिटरमाइन करना है। तो आपको डायमीटर और हाइट को डिटरमाइन कर लेना है विद द हेल्प ऑफ कैपेसिटी, जो कैपेसिटी हमको क्वेश्चन में दी गई है। कैसे करेंगे वो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है। सेकेंड स्टेप में दोस्तों आपको क्या करना है, डिटर्मिनेशन ऑफ थिकनेस ऑफ प्लेट। जो जिस प्लेट की मदद से हमारा टैंक बनने वाला है उसकी थिकनेस आप डिटरमाइन कर ले। जैसे कि मैं आपको बताया कि जो तीन टैंक है वो तीन पोर्शन से मिलकर बना है। एक मेरा कॉनिकल रूफ है, दूसरा सिलेंड्रिकल शेल है और तीसरा मेरा हेमिस्फेरिकल बॉटम है। तो इसके यहाँ पर जो प्लेट यूज करी होगी इसकी कुछ अलग थिकनेस होगी, मानो T1 होगी। ये जो हेमिस्फेरिकल जो शेल है इसके लिए जिसका यूज किए गए, मानो इसकी इसमें जो प्लेट यूज की गई है उसकी थिकनेस T3 होगी। और जो सिलेंड्रिकल शेल है इसमें जो प्लेट का यूज किया गया है इसकी थिकनेस T2 रहेगी। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको कैलकुलेट करना है, मतलब सिलेंड्रिकल शेल, सस्पेंडेड हेमिस्फेरिकल बॉटम एंड कॉनिकल पोर्शन के अंदर आपको थिकनेस कैलकुलेट करना है प्लेट्स की। कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। देन स्टेप थर्ड हमारी होने वाली है डिजाइन ऑफ जॉइंट्स ऑफ टैंक की। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो आपका हेमिस्फेरिकल पोर्शन है ये आपका सिलेंड्रिकल पोर्शन से ज्वाइंटेड होगा किसी किसी की मदद से। साथ में दोस्तों, ये अगर आप सिलेंड्रिकल जो है इसको खोलेंगे तो एक रेक्टेंगल जैसा आपको दिखाई देगा। जब आप इसको फोल्ड कर देंगे तो टॉप से देखेंगे तो एक इस टाइप का दिखाई देगा। तो ये यहाँ पर भी इसमें कुछ जॉइंट हमने लगाए होंगे, तो इन जॉइंट को भी आपको डिजाइन करना है। ठीक है। तो ये क्या बोला कि आपको डिजाइन करना है जॉइंट ऑफ टैंक्स इन सिलेंड्रिकल पोर्शन एज और शेल प्लेट या हेमिस्फेरिकल पोर्शन और या फिर प्लेट्स। ठीक है। तो यहाँ पर इसको किस तरह से करेंगे वो अभी आपको मैं बताने वाला हूँ। देन फाइनल दोस्तों हम लोग बात करेंगे कनेक्शन टू हेमिस्फेरिकल बॉटम शेल विद सिलेंड्रिकल शेल। मतलब कि जो हेमिस्फेरिकल बॉटम है ये और जो सिलेंड्रिकल शेल, इन दोनों के बीच में जिस की मदद से इनको हमने कनेक्ट किया उसको भी हमको डिजाइन करना है। ठीक है। तो ये बेसिक सी चार स्टेप्स है अकॉर्डिंग टू हमारे इस क्वेश्चन के हिसाब से।
ठीक है। इस क्वेश्चन दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमको रिंग बीम डिजाइन करने को नहीं बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग रिंग बीम को भी डिजाइन करना सीखेंगे, लेकिन फिलहाल हम यहाँ तक डिजाइन करेंगे जहां तक कि क्वेश्चन ने हमसे बोला है। तो ये 4 स्टेप्स मेन होने वाली है। अब हम लोग फर्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं कि किस टाइप से हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, साइज कैलकुलेट करेंगे किसी भी टैंक की। क्लियर है? तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले गिवन मेरे को क्या बोला है कि डिजाइन करना है, मेरे को क्या वाटर टैंक डिजाइन करना है ना। अब मेरे को अगर वाटर टैंक डिजाइन करना है तो उसके लिए कुछ चीजें मेरे पास होनी चाहिए। अब सबसे पहली स्टेप में आपको बताया था कि आपको क्या निकालना है, उसकी साइज डिटरमाइन करनी है। साइज किस टाइप से आप डिटरमाइन कर सकते हैं दोस्तों, आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन के अंदर अगर आपको मैं बताऊं तो क्वेश्चन के अंदर आपको बहुत जरूरी चीज दी गई है जो कि है मेरी कैपेसिटी। कैपेसिटी आपको 250 किलो लीटर दी गई है। अब 250 दोस्तों किलो लीटर है, इसको आपको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो किलो का मतलब क्या होता है 10 की पावर 3, और 1 लीटर में मेरे कितना होता है 10 की पावर -3 मीटर क्यूब होता है। मतलब सीधा सीधा आप 250 इंटू 10 की पावर 3 करेंगे और 10 की पावर -3 करेंगे तो ये मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से कैंसिल होकर आपकी सीधे सीधे कैपेसिटी या फिर जो वॉल्यूम है वो आ जाएगा कितना 250 मीटर क्यूब। क्लियर हुई यहाँ तक की बात? तो सीधी सिंपल सी भाषा में सबसे पहले आपको जो कैपेसिटी किलोलीटर के अंदर दी गई है उसको आपको मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेना। किस टाइप से किए ये मैं आपको बता दिया हूँ। यहाँ पर एक बार मैं लिख देता हूँ, आप इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना कि 1 किलो लीटर इज इक्वल्स टू होता है दोस्तों 10 की पावर 3 लीटर। साथ में दोस्तों 1 लीटर इज इक्वल्स टू होता है 10 की पावर -3 ऑफ मीटर क्यूब। ये डाटा आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अब इस टाइप का कुछ टैंक हमको डिजाइन करना है। तो दोस्तों मैंने जो ये सिलेंड्रिकल शेल जो है इसकी हाइट जो है उसको h बोल दिया सपोज, और जो कॉनिकल रूफ है हमारा या कॉनिकल टॉप जो है इसकी जो हाइट है उसको h डैश बोल दिया, और जो हेमिस्फेरिकल बॉटम है इसका डायमीटर d है ना। तो इसका ये जो रेडियस वाला है तो ये कितनी हो जाएगी d/2 हो जाएगा। ये आपको बेसिक ज्योमेट्री से पता होगा, ठीक है। अब हमने क्या बोला यहाँ पर लिख दिया, द टैंक हैज सिलेंड्रिकल एंड सस्पेंडेड स्फेरिकल बॉटम विद कॉनिकल रूफ। क्लियर है ये चीज? अब हम लोग आगे की बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहली स्टेप आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, डेट इज डिटर्मिनेशन ऑफ साइज ऑफ टैंक। जो टैंक है उसकी साइज को हमको डिटरमाइन करना है। तो उसके लिए क्या कुछ करेंगे हम लोग दोस्तों, टोटल वॉल्यूम जो रहेगा इस टैंक का वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ 3। मतलब कि यहाँ से अगर आप देखेंगे तो सॉरी वॉल्यूम ऑफ 2 इसका, और ये टोटल वॉल्यूम जो रहेगा कैपेसिटी मतलब कि वाटर जो स्टोर होगा इस टैंक के अंदर इतने इतने पोर्शन में ही वाटर स्टोर करेंगे। ये तो केवल हमारा एक प्रकार का क्या कवर है दोस्तों, कवर है। इसके अंदर हम लोग वाटर स्टोर नहीं कर सकते। तो जो जिस पोर्शन में वाटर स्टोर हो रहा है वो पोर्शन कौन सा है मेरा, जिसको मैंने अभी हेच किया है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर क्या कह सकता हूँ, वॉल्यूम बराबर वॉल्यूम ऑफ पोर्शन 2 प्लस में वॉल्यूम ऑफ पोर्शन 3, मतलब कि इस पोर्शन का वॉल्यूम प्लस इस पोर्शन का वॉल्यूम। अब यहाँ तक की बेसिक सी बातें थी जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। आगे अगर बात करें दोस्तों तो वॉल्यूम ऑफ 2 ये हमारा कैसा सिलेंड्रिकल पोर्शन है, सिलेंड्रिकल पोर्शन है। तो सिलेंड्रिकल पोर्शन का वॉल्यूम क्या होता है दोस्तों, ये होता है मेरा पाई, है ना, पाई/4 डी स्क्वायर इंटू एच, डेट इज ये एरिया और उसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको जो पोर्शन 2 रहेगा उसका वॉल्यूम मिल जाएगा, ठीक है। साथ में दोस्तों हेमिस्फेरिकल है, तो हेमिस्फीयर आपको स्फेयर का वॉल्यूम पता होगा। स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है मेरा, वो होता है मेरा 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है। यहाँ पर अगर आप इसको डी के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 4/3 पाई आर की जगह आपको क्या रख देना है, d/2 का आप क्यूब रख दो। सीधे सिंपल से यहाँ से आप जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये तो यहाँ से आपको स्फेयर का वॉल्यूम मिल जाएगा। अब हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है दोस्तों, ये मानो स्फेयर है, इसको काट दोगे आप तो हेमिस्फीयर बन जाएगा। मतलब कि जो स्फेयर का वॉल्यूम है उसको आप हाफ कर दो। इसको अगर मैं डिवाइडेड बाय 2 कर देता हूँ तो ये मेरा हेमिस्फीयर का वॉल्यूम मुझे मिल जाएगा। क्लियर हुई ये बात? तो सीधी सिंपल सी भाषा में जो हमारी कैपेसिटी है, ठीक है, या जो साइज है टैंक की वो क्या है, वॉल्यूम ऑफ 2 प्लस वॉल्यूम ऑफ 3। वॉल्यूम ऑफ 2 हमने इस टाइप से लिखा है और वॉल्यूम ऑफ 3 हमने इस टाइप से लिखा है। दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको दोस्तों कुछ चीजें देखने को मिलेगी, दैट इज
जब आप इसको सॉल्व करेंगे डेट इज पाई बाय 4 डी स्क्वायर एच, और यहाँ से ये एक्सप्रेशन आपको देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों आईएस कोड जो है, इंडियन स्टैंडर्ड कोड, वो बोलता है कि जो एच है, एच को आपको 0.8 ऑफ डी आप अज्यूम कर लो। क्या बोला कि जो हाइट ऑफ हमारी क्या है, हाइट ऑफ हेमिस्फेरिकल सॉरी सिलेंड्रिकल शेल जो है उसको आप 0.8 टाइम्स ऑफ डायमीटर मान लो। ठीक है, तो मैं जब h की जगह 0.8 टाइम्स ऑफ d पुट करता हूं तो आपको कुछ इस टाइप का चीज यहां से देखने को मिलेगी। दैट इज वॉल्यूम ऑफ टैंक बराबर, ये हमने अज्यूम किया कि h जो है 0.8 d है। ये आईएस कोड से मिला, इंडियन स्टैंडर्ड कोड जो है हमारा वहां से देखने को मिल रहा है। कोड दोस्तों, कोड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो सीधे सीधी बोली वॉल्यूम बराबर जहां जहां पर एच था वहां पर आपने क्या पुट किया, 0.8 ऑफ डी पुट कर दोगे और यहाँ पर एज इट इज जाएगा। जब वॉल्यूम आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो सिंप्लीफाई करने पर आपको डी क्यूब की वैल्यू कुछ मिलेगी। डी क्यूब की वैल्यू यहाँ से आपको 280.8 मीटर क्यूब मिल जाएगा, और आप डी यहाँ से निकाल सकते हैं जो कि 6.54 मीटर आ रही है। इसको आप ऑलमोस्ट इक्वल टू 6.55 मीटर मान सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं रहनी चाहिए। दोस्तों हमने यहाँ पर क्या किया था, हमने यहाँ पर h को कितना माना था, 0.8 ऑफ d माना था। तो यहां से मेरे पास अगर d आ गया तो मैं h की वैल्यू निकाल सकता हूँ, d को यहाँ सब्स्टिट्यूट करके। तो h आपने h की वैल्यू निकाल दी यहाँ से सीधे सीधे, 0.8 टाइम्स ऑफ d आप करोगे तो h की वैल्यू आपको कितनी आ रही है, 5.239 आ रही है, जिसको 5.24 हम लोग अप्रोक्स कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक की सारी कैलकुलेशन आपको क्लियर होनी चाहिए। आगे हम बात करेंगे अब दोस्तों एच डैश क्या है था। मैंने आपको बताया था कि ये इस टाइप से मेरा जो टैंक था वो था कुछ, ये मेरा एच था, ये मेरा d/2 था, और ये जो मेरा था एच डैश था। ठीक है, मतलब कि जो कॉनिकल रूफ है उसकी जो हाइट थी वो एच डैश थी, जो कि d/4 है। d/4 हम लोगों को कोड बताता है, ठीक है, कि जो कॉनिकल रूफ होता है उसकी जो हाइट है आपको d/4 लेकर चलनी है। तो यहाँ से सीधे सीधे आप एच डैश की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, वो कितनी आ गई, 1.64 मीटर। क्लियर है, सॉरी। तो फ्रेंड्स ये जो था यहाँ तक की स्टेप्स मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होगी। तो मैं आपको एक बार बताता हूँ कि हमने बात करी, सबसे पहले टैंक डिजाइन करना है, टैंक कौन कौन से स्टेप्स है वो मैं आपको बताया, एंड स्टेप्स बताया। उसके बाद में हमने बात करी क्या, एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, तो हमने इसके बाद में बात करी, ये सारी चीजें कैलकुलेशन करी, किस टाइप से कैलकुलेशन करना है स्टेप फर्स्ट, फिर मैंने आपको बताया। देन यहाँ पर हमने कैपेसिटी डिटरमाइन कर ली टैंक की। देन उसके बाद में हमने और कुछ चीजें देखी, और कुछ चीजें देखी जैसे कि किस टाइप से यहाँ पर ये होने वाली है। अब हम लोग मूव करेंगे दोस्तों स्टेप 2 की साइड, कि स्टेप 2 किस तरह से प्रोसीड करना है। तो स्टेप 2 के अंदर हमको कैलकुलेशन करना है किसकी, थिकनेस प्लेट की। ठीक, मतलब कि ये जो टैंक बनाने में जो यहाँ पर जो प्लेट यूज की गई है, इनके लिए थिकनेस हम लोगों को कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसके, सिलेंड्रिकल पोर्शन के अंदर। ठीक है, किसके बाद अंदर बात करेंगे दोस्तों, जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है, सिलेंड्रिकल पोर्शन के अंदर जो प्लेट्स यूज की गई है उसकी थिकनेस हम लोग कैलकुलेट करना चाहेंगे। ठीक है, तो ये जो पोर्शन है इसके यहाँ पर थिकनेस हम लोग कैलकुलेट करते हैं। किस टाइप से करेंगे दोस्तों, थिकनेस का फॉर्मूला ये है कि T इज इक्वल्स टू गामा एच डी अपॉन 2, ठीक है, ईटा सिग्मा एटी। ठीक है, यहाँ पर ये सारी चीजें हमको पता होनी चाहिए। देखो H और D हम लोगों ने निकाल लिया, गामा हमको पता है यूनिट वेट ऑफ वाटर है, 2 पता ही है, ये जो है हमको क्या, ईटा, इसकी वैल्यू दी गई है। दैट इज एफिशिएंसी जो रहती है वो हमको दी गई है जॉइंट के लिए, या आईएस कोड के अंदर मेंशन होती है। सिग्मा 80 हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों जब आप सारी वैल्यूज इसके अंदर पुट करेंगे, दैट इज अगर मैं आपको बताऊं कौन कौन सी वैल्यूज अगर इसके अंदर आप पुट करेंगे, इसके अंदर आप वैल्यूज पुट करेंगे कौन कौन सी, जैसे कि यहाँ पर आप एच की वैल्यू पुट कर देंगे, एमएम के अंदर आप पुट कर सकते हो या फिर मीटर के अंदर भी आप रख सकते हो, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसको एमएम में कन्वर्ट कर ले एंड देन पुट कीजिएगा। ठीक है, तो गामा की वैल्यू आप क्या लेंगे, 9.81 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन पर एमएम क्यूब आप पुट कर देंगे। एच की वैल्यू 5.24 इंटू 10⁻³ एमएम पुट करना है यहाँ पर। डी की वैल्यू आपको 6.55 इंटू 10⁻³ एमएम पुट कर देना।
एफिशिएंसी जो रहेगी जॉइंट की दोस्तों 75% है, इसको आपको कैसे पुट करना है 0.75 आप पुट कर देना इस फॉर एक्सप्रेशन में। ऊप्स स्ट्रेस जो होता है दोस्तों ये हमारा आएगा 0.8 टाइम्स इंटू 0.6 ऑफ एफ ऑफ वाई, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू आएगी आपकी 120 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर आएगी, ठीक है। तो इसको आप सीधे यहाँ पर पुट कर देना है, ठीक है। मेरे ख्याल से यहाँ तक की कोई भी समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। ये जो है दोस्तों आप लोगों ने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं, आप इस फॉर्मूले को या तो याद रख लीजिए या फिर कोड के अंदर भी ये हमको दिया जाता है, ठीक है। जब आप इसके अंदर सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो उसके बाद में आपको सीधे सीधे यहाँ से थिकनेस देखने को मिल जाएगी। थिकनेस आएगी हमारी 1.87 mm, क्लियर है। अब लेकिन आपको क्या करना है, इस थिकनेस के अंदर 1.5 mm एक्स्ट्रा ऐड करना है कोरोजन के लिए, ठीक है। क्योंकि क्या होता है जब आपने वहां पर प्लेट लगा दी है तो वहां पर कुछ कोरोजन आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। कोरोजन उसकी वजह से क्या होगा, कोरोजन की वजह से आपको इसकी जो प्लेट की थिकनेस रहेगी उसको इंक्रीज करना होगा। उसको आप 1.5 mm से इंक्रीज कर दीजिएगा, तो जो टोटल थिकनेस आएगी प्लेट की हो जाएगी 1.87 प्लस 1.5 बराबर आ जाएगी 3.37, जो कि लेस देन 6 mm। इसलिए दोस्तों आईएस कोड हमको बोलता है कि जो मिनिमम थिकनेस आपको रखनी है जब आप ये टैंक डिजाइन कर रहे हैं, तो इस टैंक को डिजाइन करने के लिए जब प्लेट का आपने यूज किया है उस प्लेट की मिनिमम थिकनेस आपको 6 mm रखनी है। लेकिन हमने जो यहाँ से कैलकुलेट करी है इस एक्सप्रेशन से वो थिकनेस हमारी 6 mm से कम आ रही है, तो हम क्या करेंगे वहां पर कम से कम 6 mm वाली प्लेट लगाएंगे, ठीक है। ये चीज मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो जानी चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ तक की बात मैं आपको बता दिया। स्टेप 2 में अभी तक हमने सिलेंड्रिकल पोर्शन के अंदर थिकनेस कैलकुलेट करी और जो कैलकुलेटेड थिकनेस है हमारी 6 mm से कम आ गई, हेंस हमको कम से कम 6 mm की प्लेट प्रोवाइड कराना है। यहाँ पर मैं लिख भी दिया हूँ, सिंस thickness is less than 6 mm, hence provide minimum thickness of 6 mm throughout the complete height of the cylindrical portion। मतलब कि ये cylindrical portion ऐसा कुछ है मेरा, तो इस cylindrical portion के अंदर दोस्तों पूरी की पूरी complete height है ना, कि जो यहाँ पर आपने जिस प्लेट का यूज किए हैं इस प्लेट की थिकनेस जो रहेगी वो कितनी रहनी चाहिए, थिकनेस इज इक्वल टू 6 mm आपको रखना है कम से कम, ठीक है। तो पहली चीज मैंने आपको क्लियर कर दी कि किस तरह से हमने सिलेंड्रिकल शेल जो है इसके अंदर थिकनेस कैलकुलेट करी। अब बात करते हैं दोस्तों हेमिस्फेरिकल बॉटम। जैसे कि ये मेरा क्या था, टैंक था, इस टैंक को मेरे को डिजाइन करना है, तो ये इसके लिए हमने थिकनेस कैलकुलेट करी। अब ये जो हेमिस्फेरिकल बॉटम है जिसको मैंने अभी शेड किया है इसके लिए थिकनेस मेरे को कैलकुलेट करनी है। तो दोस्तों यहाँ पर ये एक्सप्रेशन है थिकनेस इज इक्वल्स टू गामा एच डी अपॉन 4 ईटा सिग्मा 80। अब ये स्मॉल एच क्या है, स्मॉल एच अगर मैं आपको बात करूं दोस्तों तो ये पूरा का पूरा ये वाला जो पोर्शन है ना मेरा, ये स्मॉल एच है। मतलब स्मॉल एच मेरा क्या क्या से मिलेगा, एक तो एच दैट इज ये सिलेंड्रिकल शेल है इसकी हाइट, साथ में ये जो नीचे d/2 था मेरा इसको जोड़ देंगे तब आपको यहाँ पर स्मॉल एच की वैल्यू मिलेगी जो कि 8.52 आएगा। क्योंकि फ्रेंड्स सुनिएगा, मेरे को हेमिस्फेरिकल बॉटम जब मैं डिजाइन करूंगा तो इसको इस तरह से डिजाइन करूंगा कि जो यहाँ पर जो स्फेरिकल सेल है, सॉरी सिलेंड्रिकल शेल है, इसके अंदर भी जो वाटर स्टोर्ड है उसको भी उसके जो वेट है उसको भी ये क्या करे, सहन कर सके। कौन, ये हेमिस्फेरिकल बॉटम वाला है। तो इसलिए मैंने पूरी की पूरी वो हाइट कंसिडर करी है यहाँ से यहाँ तक। क्लियर हुआ क्या बोला मैं, कि जब हमने थोड़ी देर पहले जब अभी सिलेंड्रिकल शेल को डिजाइन किया था तो सिलेंड्रिकल शेल के लिए हमने केवल एच हाइट कंसिडर करी थी, क्योंकि इसको हमको केवल एच हाइट के वाटर के लिए ही डिजाइन करना था, क्योंकि इस एच हाइट के ऊपर हमने वाटर स्टोर नहीं करना है। लेकिन जब मैं हेमिस्फेरिकल बॉटम शेल को डिजाइन करूंगा तो इसको मेरे को इस एच हाइट के वाटर के लिए भी डिजाइन करना होगा, इसलिए मैं कंबाइन हाइट लूंगा दोनों की, दैट इज ये हाइट भी और साथ में ये हमारा जो हेमिस्फेरिकल बॉटम के अंदर जो वाटर रहेगा उसको, क्योंकि दोनों के वेट को इस हेमिस्फीयर को क्या करना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसलिए स्मॉल एच जो है वो मैंने कैलकुलेट किया और वो कितना आ गया 8.52 मीटर मेरा आ गया है, ठीक है। अब दोस्तों सीधा सा ये वही एक्सप्रेशन है, जैसे कि आप लोगों ने दो टाइप की वेसल्स पढ़ी होगी, एक थी हमारी सिलेंड्रिकल वेसल और एक होती है स्फेरिकल वेसल। ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आपको पढ़ाया गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हेमिस्फेरिकल बॉटम में एक प्रकार का ये स्फेरिकल वेसल जैसा है,
स्फेरिकल वेसल के अंदर ये जो थिकनेस कैलकुलेट करने का ये एक्सप्रेशन होता है गामा एच डी अपॉन 4। वहां पर 2 आ रहा था, यहाँ पर 4 पर कितना ही है बस, ठीक है। तो इसके अंदर भी आप सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ से आपको थिकनेस की वैल्यू कितनी मिलेगी दोस्तों, 1.52 mm मिल जाएगी। क्लियर है? क्या गामा डी ईटा और सिग्मा एटी की जो वैल्यू है जो कि हम प्रीवियस केस में कैलकुलेट किए वही पुट करना। ये सारी वैल्यूज आप यहाँ से उठा के उस वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो यहाँ से आपको थिकनेस मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? थिकनेस मिल जाएगी। किसके लिए? हेमिस्फेरिकल बॉटम के लिए। अब फ्रेंड्स यहाँ से अगर एक चीज आप ऑब्जर्व करेंगे तो ऑब्जर्व करने पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ से देखने को मिला है कि जो थिकनेस आई है, ठीक है, हेमिस्फेरिकल बॉटम के अंदर जो थिकनेस आपकी आई है वो कितनी आई है, 1.52 mm आई है। इसके अंदर आप 1.5 mm कोरोजन के हिसाब से जोड़ दीजिएगा तो जो टोटल थिकनेस रहेगी आपकी, या थिकनेस फाइनल जो रहेगी 1.52 प्लस 1.5 डेट इज 3.02, जो कि 6 mm से कम आई है। मतलब यहाँ पर भी मैं बोलूंगा कम से कम हमको 6 mm की प्लेट प्रोवाइड कराना पड़ेगा। किसके लिए? बॉटम हेमिस्फेरिकल शेल के लिए। क्लियर हुई ये बात दोस्तों? अभी तक दोनों केस के लिए हमने थिकनेस कैलकुलेट करी है और यहाँ पर अगर मैं आपको बात करूँ थिकनेस फॉर सिलेंड्रिकल शेल वो भी मेरी आई थी लेस देन 6, है ना, और यहाँ पर थिकनेस फॉर स्पेरिकल शेल वो भी आई लेस देन 6। तो मुझे कम से कम 6 mm प्रोवाइड कराना पड़ेगा। इतनी थिकनेस की प्लेट से मैं यहाँ पर टैंक बनवाऊंगा, ठीक है। अब दोस्तों एक और पोर्शन जो बचा है हमारे पास वो है कॉनिकल पोर्शन। कॉनिकल पोर्शन कौन सा हो गया दोस्तों, ये जिसको मैं अभी रेड कलर से हेच कर रहा हूँ। तो इसके लिए दोस्तों आईएस कोड जो है, इंडियन स्टैंडर्ड कोड, उन्होंने बोल दिया है कि आप सीधे सीधे 5 mm थिकनेस की प्लेट प्रोवाइड करा दो जिसकी पिच आपकी 1:4 में रहनी चाहिए। क्या बोला? कि ये इस टाइप का आपका कॉनिकल रूफ होना चाहिए, है ना, ये है। तो इसको मैंने आपको डिजाइन करना बता दिया, ये भी बता दिया। अब ये जो कॉनिकल रूफ है यहाँ पर आपको सीधे सीधे जो प्लेट्स यहाँ पर यूज की है उसको आपको 5 mm की प्लेट से बनानी है। मतलब थिकनेस इज इक्वल टू 5 mm बोल दिया गया। ये इंडियन स्टैंडर्ड कोड के अंदर स्पेसिफाइड है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए, ठीक है। तो दोस्तों स्टेप 2 मेरे ख्याल से यहाँ पर हम लोगों ने कंप्लीट कर दी है। मैं आपको आगे बढ़ने से पहले एक बार बता देता हूँ कि हम लोगों ने अभी तक क्या बात करी है। हम लोगों ने अभी तक यहाँ पर पहली स्टेप्स देख ली कि डिटर्मिनेशन ऑफ साइज ऑफ टैंक, साथ में डिटर्मिनेशन ऑफ थिकनेस ऑफ प्लेट, सिलेंड्रिकल, सस्पेंडेड, हेमिस्फेरिकल एंड कॉनिकल पोर्शन, तीनों के लिए मैंने आपको थिकनेस भी कैलकुलेट करना बता दी। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करेंगे और वो है हमारी स्टेप नंबर 3, जिसके अंदर हमको बात करनी है डिजाइन ऑफ जॉइंट्स ऑफ टैंक। जो टैंक रहेगा उस टैंक के जॉइंट्स को अब हमको डिजाइन करना सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मानो कि ये कुछ मेरा सिलेंड्रिकल जो है पोर्शन वो इससे मिलकर मेरा बन रहा है। ये एक रेक्टेंगल था, है ना। रेक्टेंगल को जब मैं ज्वाइन करूंगा तो ये यहाँ पर अगर मैंने ज्वाइंट प्रोवाइड कराया तो मानो मैंने यहाँ पर रिवेटेड कनेक्शन के थ्रू मैं इनको ज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक है। जब इसको आप फोल्ड कर देंगे, फोल्ड करेंगे तो एक सिलेंड्रिकल शेप यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो जब ये रिवेट आपने यूज की है, इन रिवेट का जो नॉमिनल डाया रहेगा वो आपको 16 mm पुट करना है। मान लिया मैंने लेट की जो रिवेट हम लोगों ने यूज किया है उस रिवेट का जो नॉमिनल डायामीटर है वो मेरा 16 mm है। साथ में हमने बात करी दोस्तों फील्ड ड्रिवन यूज कर रहे हैं, मतलब कि जहां पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जिस जगह हम लोग वाटर टैंक डिजाइन कर रहे हैं, बना रहे हैं, वहीं पर हम लोगों ने रिवेटिंग कराई है, इसलिए उसको फील्ड ड्रिवन बोला है। साथ में लेप जॉइंट वहां पर प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ तक की बात मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होगी। अब अगर मैं आपको बताऊं, आपने स्टील फर्स्ट पढ़ा होगा, ठीक है। तो स्टील फर्स्ट पढ़ा होगा तो अब यहाँ पर हमको देखना है, क्या देखना है अब हमको, कि ये जो जॉइंट्स हम लोग या जो रिवेट हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं इनके बीच में कितना गैप रखे, ठीक है। इन दो रिवेट्स के बीच में कितना गैप रहे उस गैप को हमको कैलकुलेट करना है। उसी गैप को हम लोग दोस्तों पी से डिनोट कर रहे हैं जिसको हम लोग पिच बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे कि हमने थिकनेस कैलकुलेट करी थी तीनों पोर्शन के लिए अलग अलग, ऐसे ही यहाँ पर हम लोग क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, पिच कैलकुलेट करेंगे तीनों पोर्शन के अलग अलग, है ना। तो सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दोस्तों सिलेंड्रिकल पोर्शन की। पिच का फॉर्मूला दोस्तों होता है 2 इंटू आर वी अपॉन हुप्स स्ट्रेस पर लीनियर वर्टिकल हाइट। क्योंकि यहाँ पर एच हाइट की मुझे बात करनी है सिलेंड्रिकल शेप के लिए या फिर सिलेंड्रिकल पोर्शन के लिए,
तो जो भी हुप्स स्ट्रेस यहाँ पर जनरेट हुई है पूरी इस हाइट के अलोंग, उसके अकॉर्डिंग मेरे को पिच कैलकुलेट करना है, ठीक है, सॉरी। तो ये पिच का फॉर्मूला होता है 2 इंटू आर वी अपॉन हुप्स स्ट्रेस पर लीनियर वर्टिकल फोर्स, जिसको मैंने F1 से डिनोट किया है। आरवी क्या होता है दोस्तों, ये होता है मेरा रिवेट वैल्यू, रिवेट वैल्यू। ये दोस्तों आप स्टील फर्स्ट में पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा, आप निश्चिंत रहिए, अगर आपने स्टील फर्स्ट का आपको कुछ भी नहीं आता ना, तो भी आप इसको अच्छे से कर पाए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। रिवेट वैल्यू क्या होती है दोस्तों, ये मिनिमम होती है हमारी बियरिंग स्ट्रेंथ और शेयरिंग स्ट्रेंथ, ठीक है। क्या बोला मैं, आरवी से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रिवेट वैल्यू, और ये रिवेट वैल्यू मिनिमम होती है किससे, बियरिंग स्ट्रेंथ की और शेयरिंग स्ट्रेंथ की। क्लियर है। शेयरिंग स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला होता है π/4 d स्क्वायर टाउ वी एफ, जहां पर डी नोट क्या है दोस्तों, डी नोट हमारा होता है होल डायमीटर, होल डायमीटर यहाँ पर लिखा है। इसको किस तरह से निकाल सकते हैं दोस्तों कि होल डायमीटर इज इक्वल्स टू नॉमिनल डायमीटर, नॉमिनल डायमीटर प्लस में 1.5 करना है, इट इज 16 हमारा क्या था, नॉमिनल डायमीटर था, प्लस 1.5 mm करेंगे तो यहाँ से हमको होल का डायमीटर मिल जाएगा कितना, 17.5 mm, ठीक है। साथ में दोस्तों टाउ वी एफ जो है डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ है हमारी, क्लियर है, डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ है, जिसको कि टाउ वी एफ को हम लोग 0.8 टाइम्स ऑफ हमारे अलाउबल शेयर स्ट्रेंथ ले लेंगे, तो यहाँ पर 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर आपको देखने को मिलेगा। ये IS कोड IS 800-1994 के अंदर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ तक की बात मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होगी कि रिवेट वैल्यू क्या होता है, मिनिमम होता है इन दोनों का, डेट इज बियरिंग स्ट्रेंथ और शेयरिंग स्ट्रेंथ का। शेयरिंग स्ट्रेंथ इस फॉर्मूले से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, जहां पर डी नोट क्या है, मेरा होल डायमीटर है। किस तरह से निकालेंगे, जो कि रिवेट का डायमीटर 16 mm हमने अज्यूम किया था, साथ में 1.5 mm हम लोग उसमें एक्स्ट्रा प्रोवाइड करेंगे क्लियरेंस के लिए। जैसे कि अगर ये मानो ये होल था, है ना, इस होल के अंदर आपको ये कुछ इस टाइप का रिवेट डालना है, तो ये जो रिवेट है, ठीक है, ये रिवेट का डायमीटर तो दोस्तों 16 mm है मेरा। अब इसके लिए कुछ क्लियरेंस छोड़ना पड़ेगा, जिससे कि रिवेट इसके अंदर आसानी से जा सके, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों ने 1.5 mm एक्स्ट्रा इसमें क्या किया, ऐड किया है, क्लियर है। तो यहाँ तक की सारी बातें क्लियर हो जानी चाहिए। ऐसे टाउ बी एफ बराबर क्या हो जाएगा, डिजाइन स्ट्रेंथ या डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ हो गया, क्लियर है। हाँ, अब आगे की बात हम लोग करेंगे। यहाँ तक की चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि शेयरिंग स्ट्रेंथ इस फॉर्मूले से आती है। अब बियरिंग स्ट्रेंथ मैं आपको निकालना बताता हूँ। दोस्तों शेयरिंग स्ट्रेंथ आप रिवेट के निकाल लो पहले, तो सीधे सीधे π/4 डी नोट की वैल्यू आप पुट करेंगे 17.5 का स्क्वायर इंटू टाउ वी एफ जो कि हमने कैलकुलेट किए हैं, वो कितना जाएगा 80। टाउ वी एफ कहाँ पर कैलकुलेट किया दोस्तों, टाउ वी एफ हमारा 0.8 इंटू ऑफ 100 था, डेट इज 0.8 टाइम्स ऑफ अलाउबल शेयर स्ट्रेंथ, यहाँ से 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर में आ जाएगा, ठीक है। सीधे सीधे आप यहाँ पर इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ से आपको जो शेयरिंग स्ट्रेंथ की वैल्यू है, जिसको मैंने SS से डिनोट कर दिया है, उसकी वैल्यू कुछ इतनी देखने को मिल गई आपको, कितनी, 19242.255 न्यूटन, क्लियर है। ऐसे ही हम लोग दोस्तों बियरिंग स्ट्रेंथ कैलकुलेट करेंगे। बियरिंग स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला होता है डी नोट टी इंटू सिग्मा पी एफ, ठीक है। अलाउबल बियरिंग स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, 300 न्यूटन mm स्क्वायर होती है। डिजाइन बियरिंग स्ट्रेंथ आपको निकालना है तो 0.8 टाइम्स ऑफ 300 करोगे आपको, तो सिग्मा पी एफ जो आ जाएगा आपका 240 आता है। दोस्तों ये क्राइटेरिया आपको IS कोड के अंदर दिया गया है, इंडियन स्टैंडर्ड कोड के अंदर आपको दिया गया है, ठीक है। तो सीधे सीधे आप डी नोट की वैल्यू 17.5 पुट किए। टी जो है दोस्तों थिकनेस ऑफ प्लेट, हम लोगों ने जो थिकनेस वहां पर निकाली थी वो मेरी कुछ आ रही थी 6 से कम, थिकनेस जो आई थी मेरी 6 mm से कम, लेकिन हमको IS कोड बोलता है कि कम से कम आपको 6 mm थिकनेस प्रोवाइड करानी है, तो वही थिकनेस की वैल्यू यहाँ पर 6 आपने डाल दी है। साथ में सिग्मा पी एफ हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, डिजाइन बियरिंग स्ट्रेंथ, पीएफ बोल दो या फिर बीएफ बोल दो इसको, ठीक है। तो वो यहाँ पर हमको 240 सीधे पुट कर देना है। तो यहाँ से जो आपकी आएगी क्या, बियरिंग स्ट्रेंथ आ जाएगी, जिसको एसबी से बोले हैं, वो 25200, ठीक है, न्यूटन आ जाएगी। यहाँ से दोस्तों आपको एक चीज ऑब्जर्व करना है, क्या ऑब्जर्व करना है कि बियरिंग स्ट्रेंथ और शेयरिंग स्ट्रेंथ में कौन ज्यादा आ रहा है। मेरी बियरिंग स्ट्रेंथ ज्यादा है और शेयरिंग स्ट्रेंथ मेरी कम है। हेंस मैं क्या कह सकता हूं, यहाँ से रिवेट वैल्यू जो रहेगी मेरी मिनिमम होती है शेयरिंग स्ट्रेंथ और बियरिंग स्ट्रेंथ की। हेंस रिवेट वैल्यू जो रहेगी मिनिमम रहेगी, या तो ये या फिर ये, दोनों में कौन सा मिनिमम है, तो मिनिमम दोस्तों 19424 हमारी क्या है, मिनिमम है। डेट इज शेयरिंग स्ट्रेंथ जो है, क्या बोला मैं, शेयरिंग स्ट्रेंथ, शेयरिंग स्ट्रेंथ
क्या है, मेरी शेयरिंग स्ट्रेंथ मिनिमम है, हेंस रिवेट वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, ये आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई समस्या आपको नहीं रहनी चाहिए। तो रिवेट वैल्यू निकालना समझ में आया आपको, किस टाइप से निकालते हैं रिवेट वैल्यू। एक बार फिर से देख लीजिए आप कि हमने किस टाइप से रिवेट वैल्यू को कैलकुलेट किया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने देखा रिवेट वैल्यू मिनिमम होती है किसकी, बियरिंग स्ट्रेंथ और शेयरिंग स्ट्रेंथ की। शेयरिंग स्ट्रेंथ मैंने आपको बताई कि इस फॉर्मूले से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और टाउ बी एफ क्या होता है दोस्तों, टाउ बी एफ आपका डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ होता है, जिसको कि हम जो हमको अलोवेबल शेयर स्ट्रेंथ दी गई है क्वेश्चन में, उसको आप 0.8 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा सीधे सीधे। ऐसे ही हमने बियरिंग स्ट्रेंथ निकाल दी। बियरिंग स्ट्रेंथ में दोस्तों बियरिंग डिजाइन बियरिंग स्ट्रेंथ किस टाइप से निकालेंगे आप, जो भी आपको बियरिंग स्ट्रेंथ दिया है उसको 0.8 से मल्टीप्लाई कर देना, ये इंडियन स्टैंडर्ड कोड के अंदर आपको प्रोविजन दिया है, यहाँ से आप निकाल देंगे। और रिवेट वैल्यू जानते हैं मिनिमम होती है दोनों की, तो हमारा रिवेट वैल्यू कितनी आ गई, 194 to 4.255 न्यूटन। ठीक है, अब आगे बात करते हैं दोस्तों। अब ये हमने रिवेट वैल्यू निकाल दिया, मतलब कि जहां पर हमको पिच कैलकुलेट करना था, पिच कैलकुलेट करने के लिए हमने रिवेट वैल्यू निकाल दिए। अब मुझे चाहिए F1 की वैल्यू, डेट इज हुप्स स्ट्रेस पर लीनियर वर्टिकल हाइट। इसको मुझे कैलकुलेट करना है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे अब हुप्स स्ट्रेस पर यूनिट वर्टिकल हाइट, डेट इज F1 मुझे कैलकुलेट करना है। तो गामा एच डी बाई 2 कर दूंगा मैं सीधे सीधे, यूनिट वेट हाइट इंटू डायमीटर। ठीक है, तो यहां से आपको F1 की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको क्या निकालना है, हुप्स स्ट्रेस कैलकुलेट करना है पर यूनिट वर्टिकल हाइट, तो वहां से आप इस फॉर्मूले को लगाकर सीधे सीधे ये कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये जहां से जैसे आपका F1 आया 2 इंटू रिवेट वैल्यू आपने निकाली, डिवाइड बाय F1 करेंगे तो पिच की वैल्यू आपको इतनी कुछ आ जाएगी, डेट इज 228.60 mm। क्लियर यहाँ तक की। अब जैसे ही पिच आई तो आपने देखा कि पिच इज ग्रेटर देन 10t, मतलब कि मेरी 228 के समथिंग पिच आई है, जो कि मेरी ज्यादा है 10 टाइम्स ऑफ टी, डेट इज ये क्या है, ग्रेटर है 60 mm से। जो कि मेरा जो कोड है, आईएस कोड बोलता है, आईएस कोड क्या बोलता है, इंडियन स्टैंडर्ड कोड बोलता है कि जो पिच है आपकी 10 टाइम्स ऑफ थिकनेस ऑफ प्लेट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर ये मेरी इससे ज्यादा है तो मैं क्या बोलूंगा, हेंस प्रोवाइड पिच ऑफ 60 mm, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस विद रिवेट ऑफ 16 mm। ठीक है, समझ पाए मैंने क्या किया, ये मैंने इस टाइप से जब कैलकुलेशन करी तो मेरे को देखने को मिला कि ये जो दो रिवेट से एक रिवेट ये और मानो इस तरह से कुछ है, इनके बीच की जो पिच में कैलकुलेट किया वो मेरी 224 कुछ आ रही है, इतनी आई है ना, हम देख लेते एक बार, 228.60 आई है, जो कि ग्रेटर है 60 mm से। तो मैं इसको नहीं प्रोवाइड करा सकता क्योंकि आईएस कोड इस चीज के लिए मना करता है। हेंस मेरे को क्या बोलना है कि पिच इज इक्वल्स टू मेरे को 60 mm मैक्सिमम प्रोवाइड कराना है, मतलब कि दो रिवेट्स के बीच की जो दूरी है वो आपको कितनी रख देनी है, केवल और केवल आपको 60 mm रखना है, इससे ज्यादा नहीं रख सकते आप। इससे कम होगी चल जाएगी लेकिन इससे ज्यादा नहीं रखना। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए आपको कि पिच हमने कैलकुलेट कर दिया। पिच किसके लिए कैलकुलेट करी दोस्तों, ये सिलेंड्रिकल शेल के लिए। अब सिमिलर वे में हम लोग बात करेंगे हेमिस्फेरिकल पोर्शन के लिए, क्या करेंगे, पिच का कैलकुलेशन करेंगे। वही बताया, कैलकुलेट हुप स्ट्रेस पर यूनिट लेंथ इन द रेडियल जॉइंट। अब दोस्तों हेमिस्फेरिकल बॉटम है, ये कुछ इस टाइप का रहेगा। अब मेरे को यहाँ पर रिवेट प्रोवाइड कराने होंगे, इन पॉइंट्स पर मेरे को क्या करना पड़ेगा, रिवेट्स देने होंगे। ठीक है, तभी तो ज्वाइन कर पाएंगे ना हम लोग। तो सीधी सिंपल सी भाषा में स्मॉल एच कैलकुलेट करना मैं आपको बता चुका था। स्मॉल एच हम लोग निकाले थे, 8 पॉइंट कुछ आया था मेरा, आप पहले देख सकते हैं। जैसे कि कहाँ पर कैलकुलेट किए थे हम लोग एच, जब यहाँ पर उसकी कैलकुलेशन हम लोग किए थे, दैट इज ये स्मॉल एच की वैल्यू 8.52 आई थी मेरी। ठीक है, तो सीधे सीधे यहाँ पर आप क्या करेंगे, स्मॉल एच की वैल्यू 8.52 पुट करना है, यहाँ पर गामा एच डी बाय 4, यहाँ पर 4 से डिवाइड करना है, पुट करेंगे तो F2 की वैल्यू आपको 136.86 न्यूटन पर mm आ जाएगा। ठीक है, सिमिलर वे में दोस्तों इस एक्सप्रेशन के अंदर पिच जो है रेडियल जॉइंट के लिए 2i ऑफ RV अपॉन F2, 2 इंटू RV की वैल्यू हमको पता है और F2 हम लोगों ने निकाला। यहाँ से आप देखेंगे पिच की वैल्यू 281.20 आ जाएगी, जो कि दोस्तों आप ध्यान दे से देखेंगे तो पिच आपकी 10t से फिर से ज्यादा है, मतलब जो कि गलत है अकॉर्डिंग टू आईएस कोड। तो हेंस आपको क्या करना है कि 60 mm की पिच प्रोवाइड करा देना है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस विद 60 mm डायमीटर। मतलब सीधी सी बात है
कि दो रिवेट्स के बीच में आपको मैक्सिमम डिस्टेंस कितना रखना है, 60 mm आप रख सकते हैं बस, ठीक है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है। क्लियर हुई ये चीज? तो हमने यहाँ तक की बात कर ली, पिच की कैलकुलेशन कर दी। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि अभी तक मैंने आपको 3 स्टेप्स बहुत अच्छी तरह से बता दी, ठीक है। मतलब कि हमने डिटर्मिनेशन ऑफ साइज ऑफ टैंक निकाल लिया है, थिकनेस प्लेट की थिकनेस भी कैलकुलेट कर दी है तीनों के लिए। साथ में दोस्तों जॉइंट्स को भी हमने डिजाइन कर दिया, सिलेंड्रिकल पोर्शन में भी जॉइंट को डिजाइन कर दिया और हेमिस्फेरिकल पोर्शन के लिए भी हमने जॉइंट को डिजाइन कर दिया। अब बात करेंगे दोस्तों कनेक्शन टू हेमिस्फेरिकल बॉटम शेल विद सिलेंड्रिकल शेल। मतलब कि सीधी सिंपल सी भाषा अगर मैं आपको बताऊं क्या बात करने वाले हैं, अब हम लोग बात करेंगे कि किस टाइप से ये, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बताऊं, ये मेरा क्या था, हेमिस्फेरिकल, ये तो सिलेंड्रिकल शेल था और ये मेरा हेमिस्फेरिकल शेल था। तो किस तरह से मैं इन दोनों को ज्वाइन करूंगा, मतलब यहाँ रिवेट की मदद से इनको मैं ज्वाइन करने वाला हूँ ना, तो इन दोनों को मेरे को ज्वाइन करना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि जो ये हेमिस्फीयर है इसके ऊपर कौन कौन सा वेट आ रहा होगा। इसके ऊपर इसका सेल्फ वेट आ रहा होगा, इसके अंदर जो पानी होगा उसका वेट आ रहा होगा, इसके ऊपर जो पानी होगा इसका भी वेट आ रहा होगा। हेंस मैं क्या कह सकता हूँ कि टोटल वेट जो रहेगा वो W1 प्लस W2 प्लस W3 रहेगा। W1 क्या है दोस्तों, वेट ऑफ वाटर इन द टैंक, टैंक के अंदर कितना वाटर है, इट इज, आपने ये कैपेसिटी मेरे को दी गई थी कितनी, 250 किलो लीटर। इसको आप 9.81 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सीधे सीधे 2.5 किलो न्यूटन वाटर हमको दे देगा, ठीक है। कि जो कैपेसिटी ऑफ द टैंक इनटू यूनिट वेट से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां से वेट ऑफ वाटर मिल जाएगा टैंक के अंदर, ठीक है। साथ में दोस्तों वेट ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉटम, ये जो हेमिस्फेरिकल बॉटम है इसका वेट भी मेरे को निकालना है, तो इसके लिए आप 2 पाई r स्क्वायर टी इंटू रो कर देंगे, ठीक है। दैट इज 2 पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर तो इसका एरिया हो जाता है, फिर उसकी थिकनेस जो है थिकनेस से मल्टीप्लाई किए, और साथ में इसको दोस्तों अगर हम डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से सीधे सीधे हमको वेट मिल जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम होता है या फिर वेट अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो यहाँ से जैसे 2 पाई r की जगह आप d/2 रखेंगे, स्क्वायर कर देंगे, थिकनेस टी की वैल्यू पुट करेंगे, रो की वैल्यू पुट करेंगे। जो स्टील रहता है, स्टील की डेंसिटी कितनी होती है, 78.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है, ठीक है, ये आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर जैसे आप करेंगे वैल्यूज पुट करेंगे, है ना, तो यहाँ से आपको W2 की वैल्यू मिल जाएगी कुछ 31.74 किलो न्यूटन। क्लियर हुई ये बात? अब दोस्तों ऐसे ही आपको W3 कैलकुलेट कर लेना है। तो W3 क्या होता है दोस्तों, 10% वेट फॉर ओवरलैप एंड रिवेट्स। जो ओवरलैपिंग हुई है, मानो कि जब आपने इन, ये हमारा क्या था, सिलेंड्रिकल शेल था, इस सिलेंड्रिकल शेल को जब आपने किया ज्वाइन किए होंगे तो यहाँ पर ये ओवरलैपिंग कर रही होगी आपने दो प्लेट्स के बीच में, तो ये ओवरलैपिंग और ये रिवेट है, इनके वेट के चक्कर में हम लोग 10% वेट यहाँ पर इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो W3 क्या जाएगा, ये 10% रहेगा हमारा किसका, 3.17 किलो न्यूटन का, इट इज ऑलमोस्ट 3.2 किलो न्यूटन, इसको आप अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। टोटल वेट आप यहाँ से निकाल सकते हैं W1 प्लस W2 प्लस W3, सबकी वैल्यू यहाँ पर पुट करके टोटल वेट आप निकालेंगे 2487.4 किलो न्यूटन, 44 किलो न्यूटन, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर ये चीज आ गई। अब क्या होगा, अगर आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से अगर मैं आपको एक बात बोलूं यहाँ पर, हेंस लोड ट्रांसफर्ड पर मीटर लेंथ ऑफ सरकमफेरेंस एट द जंक्शन ऑफ सिलेंड्रिकल एंड हेमिस्फेरिकल शेल। मतलब कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आपका एक तो हेमिस्फेरिकल है नीचे वाला और ये सिलेंड्रिकल है, तो यहाँ पर जो टोटल वेट आ रहा होगा, अब ये लोड किस तरह से ट्रांसफर हो रहा होगा, ये पूरी की पूरी सरकमफेरेंस है, इस पर से लोड ट्रांसफर हो रहा होगा, तो और ये डायमीटर डी है, तो ये पूरी सरकमफेरेंस की लेंथ कितनी है मेरी, पाई डी है, ठीक है। तो मैं सीधे सीधे अगर बोलूँ लोड ट्रांसफर LT से डिनोट करता हूँ, तो टोटल वेट अपॉन पाई डी अगर मैं कर देता हूँ, तो टोटल वेट मेरा इतना आया था जो कि हम लोग कैलकुलेट किए अभी जस्ट थोड़ी देर पहले। ये देखो टोटल वेट आपने यहाँ पर कैलकुलेट किए, उसको अगर पाई डी से मैं डिवाइड कर दूंगा तो मुझे यहाँ पर न्यूटन पर mm के अंदर लोड ट्रांसफर मिल जाएगा। क्लियर है? मतलब सीधी सिंपल सी भाषा में ये लोड ट्रांसफर मेरा आ गया है। आगे हम बात कर सकते हैं क्या, यूजिंग 16 mm डायमीटर रिवेट एंड प्रोवाइडिंग डबल रिवेटेड जॉइंट। आपको क्या प्रोवाइड करना है, डबल रिवेटेड जॉइंट। अभी तक हम लोग सिंगल रिवेटेड जॉइंट प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पिच की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, पिच आ जाएगा हमारा 2 इंटू RV अपॉन LT, डेट इज लोड ट्रांसफर।
तो यहाँ से 2 इंटू आर वी हमने निकाला, लोड ट्रांसफर की वैल्यू यहाँ से ये कैलकुलेट की, इसको पुट करेंगे तो यहाँ से पिच की वैल्यू आपको इतनी मिल जाएगी, कितनी 318.37। लेकिन दोस्तों आईएस कोड हमको बोलता है कि अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड कोड 800/1994 पिच जो रहेगी आपकी 12T से ज्यादा नहीं रहनी चाहिए फॉर डबल रिवेटेड बोल्टेड, डबल रिवेटेड जॉइंट, क्या बोला, डबल रिवेटेड जॉइंट के लिए, जॉइंट के लिए ये 12T से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हेंस हम क्या कह सकते हैं, हेंस प्रोवाइड रिवेट ऑफ 16 mm डायमीटर एट ए पिच ऑफ 12 into 6 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस टू कनेक्ट द सिलेंड्रिकल एंड हेमिस्फेरिकल पोर्शन। समझ आया? तो सीधे सीधे आपको क्या कह देना है यहाँ से कि जो आपने 72 आ जाएगा कि जब आपका हेमिस्फेरिकल बॉटम है और सिलेंड्रिकल बॉटम है, जब आप इनको कनेक्ट करेंगे तो इनके बीच में जो रिवेट रहेंगे, इन रिवेट के बीच की जो दूरी है दोस्तों आपको 72 mm तक रखनी है, इससे ज्यादा आप नहीं रख सकते अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड कोड। क्लियर है? सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये हमारा क्वेश्चन जो था वो कंप्लीट हो गया है। किस टाइप से हमने पूरी की पूरी डिजाइनिंग को की है, मेरे ख्याल से ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। दोस्तों एक बार कंक्लूड करता हूँ मैं कि आज की वीडियो में हमने क्या बात करी। सबसे पहले हमने क्वेश्चन देखा था, क्वेश्चन ने हमको बताया था कि किस टाइप से आपको एक टैंक डिजाइन करना है जिसकी कैपेसिटी दी थी। फिर हमने दोस्तों बात करी कि ये सारी स्टेप्स आपको यूज करनी होगी जब आप टैंक डिजाइन करेंगे। देन हमने सारी स्टेप्स को सॉरी बिल्कुल बारीकी से समझा और किस तरह से कैलकुलेशन किया वो मैं आपको बताया हूँ। और ऐसे करते करते हमने पूरे टैंक को डिज़ाइन किया है। दोस्तों आने वाली वीडियोस के अंदर और भी कुछ हम लोग अलग अलग टाइप के टैंक डिज़ाइन करेंगे, तो आप लोग उन वीडियोस को भी ज़रूर देखें। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।